हेलो स्टूडेंट, हम ऑपरेशन रिसर्च का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपका ऑपरेशन रिसर्च सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान डेवलप हुआ था, जब ब्रिटिश आर्मी के पास रिसोर्सेज बहुत कम रह गए थे, तो उन्होंने अपने साइंटिस्ट की एक टीम बनाई जिसके अंदर आपके मैथमेटिशियन भी थे, जिसके अंदर आपके स्टैटिस्टिक्स के भी साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट भी थे और बहुत सारे साइंटिस्ट को इकट्ठा किया, एक कमेटी तैयार की और उसके अंदर उन्होंने बताया कि आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करो जिसमें हमारा कॉस्ट मिनिमम लगे और मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट हो। तो उसी के दौरान आपका जो एलपीपी है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये भी आपका ऑपरेशन रिसर्च का ही पार्ट है। इसके अंदर कुछ ऐसी टर्में निकाल के लाएंगे हम जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और कॉस्ट मिनिमम होगा। ऑपरेशन रिसर्च, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, रिसर्च इन ऑपरेशन। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वहां से इसकी डेवलपमेंट हुई थी ऑपरेशन रिसर्च की। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके अंदर हम इक्वेशंस, जो हमें इक्वेशन दी मिलेगी उसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करके और फिर किसी न किसी मेथड से उसको सोल्व करेंगे। आज हम जो ग्राफिकल मेथड हमारा है, ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। देखना, आपका ये क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर आपको ये गिवन है, ए फर्म मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, कि कोई फर्म दो टाइप के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, ए और बी। मान लिया कि उनको हमने यहां पे लिख लिया है कि जो ए टाइप का प्रोडक्ट है ना वो यहां पे लिख लिया है और बी टाइप का जो प्रोडक्ट है यहां पर लिख लिया है। ए फर्म मैन्युफैक्चर टू टाइप प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी हमने लिख लिया, एंड सेल देम एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन टाइप ए। जो ए टाइप का प्रोडक्ट है ना उसको ₹2 प्रॉफिट के ऊपर बेचती है। तो आप जो प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट ऐसी जगह प्रॉफिट लिखेंगे जो दोनों के कोरस्पोंडिंग टर्म में आ सके। एक तो आपका ए और एक आपका बी है। आप प्रॉफिट को मान लिया आपने यहां पर लिख लिया है प्रॉफिट। आप कभी भी एलपीपी को जब सोल्व कर रहे हो, फॉर्मुलेट उसको कर रहे हो, तो जो भी प्रॉफिट की टर्म में है उसको पीछे ही लिखते हैं, क्योंकि बीच में जो बाकी की टर्म में है वो आएंगे आपकी। अब प्रॉफिट क्या कह रहा है कि एंड सेल देम एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन टाइप ए। ए टाइप का जो प्रॉफिट है वो ₹2 है। ए के कोरस्पोंडिंग हमने ये 2 लिख दिया है, एंड ₹3 ऑन बी, और बी के कोरस्पोंडिंग जो प्रॉफिट है हमने यहां पर लिख दिया है। ईच प्रोडक्ट प्रोसीड ऑन 2 टाइप ऑफ मशीन जी एंड एच। जो ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट है ना, इनको 2 मशीनें बनाती हैं, 2 के ऊपर प्रोसीड होते हैं ये। तो जी और एच को, जो मशीन जी और एच है, उनको इस तरीके से लिखेंगे कि ये दोनों के दोनों कोरस्पोंडिंग टर्म में भी आ सके। मान लिया हमने जी मशीन को यहां पर लिख दिया और एच मशीन को यहां पर लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि आपकी जी मशीन के कोरस्पोंडिंग जो ए प्रोडक्ट आएगा ना वो यहां पे लिखा जाएगा, और जी मशीन के कोरस्पोंडिंग जो दूसरा प्रोडक्ट आएगा आपका भी वो यहां पे लिखा जाएगा। ऐसा ही एच हमने यहां पे लिख दिया। ए टाइप का जो प्रोडक्ट के कोरस्पोंडिंग जो भी टर्म आएंगी यहां पे, और एच मशीन का बी टाइप की प्रोडक्ट का जो भी आपका आएगा, जो टर्म आपकी आएगी वो यहां पे लिखी जाएगी। अब ये बोल दिया ईच प्रोडक्ट प्रोसीड ऑन 2 मशीन जी एंड एच। टाइप ए रिक्वायर 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन जी। ए टाइप को 1 मिनट का प्रोसेसिंग टाइम की जरूरत है जी मशीन के ऊपर। ए प्रोडक्ट की जी मशीन के ऊपर प्रोसेसिंग टाइम है 1 मिनट, एंड 2 मिनट ऑन एच, और एच के ऊपर 2 मिनट का प्रोसेसिंग टाइम की रिक्वायरमेंट है। आगे टाइप बी रिक्वायर 1 मिनट ऑन जी। टाइप बी को 1 मिनट की रिक्वायरमेंट है जी मशीन के ऊपर, एंड 1 मिनट
ऑन एच और 1 मिनट की एच के ऊपर, ये रिक्वायरमेंट है। द मशीन जी इज अवेलेबल नॉट मोर देन 6 आवर 40 मिनट। जो आपकी जी मशीन है वो ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 40 मिनट ही अवेलेबल है, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं हो सकती। तो यहां पे लिखो, देखो जी मशीन की जो अवेलेबिलिटी है वो 6 आवर 40 मिनट की है, तो उसको कहां पे लिखोगे आप, इसके कोरस्पोंडिंग यहां पे लिखोगे ना। तो यहां पे अवेलेबल टाइम आ गया आपका, जो अवेलेबल टाइम है वो आ गया आपका 6 आवर एंड 40 मिनट। 6 आवर 40 मिनट को आप अगर टोटली मिनट में कन्वर्ट करते हो तो ये आ जाएंगे आपकी 400 मिनट। 6 आवर की आपकी मिनट हो गई 660 और प्लस 40, तो जो है 400 मिनट आपकी आ गई। द मशीन इज नॉट अवेलेबल फॉर 6 आवर 40 मिनट, ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम ही वो अवेलेबल है। आगे क्या कह रहा है, वाइल मशीन एच अवेलेबल फॉर 10 आवर। जो मशीन एच है आपकी, ये मशीन ये 10 घंटे तक अवेलेबल हो सकती है 10 आवर के लिए, 10 आवर ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे। अब ये कह रहा है कि फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज एलपीपी, इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर हमने फॉर्मुलेट करना है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई क्या? अब देखना, ये ए प्रोडक्ट के लिए 1 मिनट की अवेलेबिलिटी है जी मशीन की। मान लिया कि जो ए टाइप के प्रोडक्ट है ना वो आपके पास x1 है, लेट x1 बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए, let x1 be the number of a product A of type A, of type A। मान लिया A टाइप के आपके पास x1 नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, एंड जो आपके B टाइप के प्रोडक्ट हैं उनको x2 मान लो आप। लेट x2 be the number of product of type B। मान लो B टाइप के आपके पास x2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं। अब ध्यान से सुनना, आपके पास एक प्रोडक्ट के लिए 1 मिनट की अवेलेबिलिटी है, तो प्रोडक्ट आपके पास x1 है। ये x1 अगर आपके पास प्रोडक्ट है और 1 मिनट एक प्रोडक्ट के साथ लगती है, तो x1 प्रोडक्ट के साथ कितनी मिनट लगेंगी? 1 की x1 के साथ मल्टीप्लाई x1। ओके जी, ये टाइम आ गया x1 प्रोडक्ट का जी मशीन के ऊपर। अब जो आपका x2 प्रोडक्ट है, क्योंकि B टाइप के तो आपके पास x2 प्रोडक्ट है और जी मशीन के ऊपर है 1 मिनट की जो अवेलेबिलिटी है वो तो किसके लिए है? आपकी जो है एक प्रोडक्ट के लिए, और x1 आपके पास प्रोडक्ट थे, तो टोटल टाइम आपके पास x1 आ गया। अब B टाइप के प्रोडक्ट आपके पास x2 है और एक प्रोडक्ट के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो 1 मिनट की है, तो यहां पे x2 प्रोडक्ट के लिए कितनी होगी? 1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई x2, ये टाइम आ गया। और टोटल G के पास जो टोटल अवेलेबिलिटी है नॉट मोर देन 400 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 400 मिनट हो सकती है या उसे कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो टोटल टाइम आपका आया है वो लेस देन और इक्वल टू 400 आया, 400 मिनट। कि जो भी आपका अवेलेबल टाइम आया है वो आपका मैक्सिमम 400 मिनट हो सकता है। तो हमने इसको फॉर्मुलेट कर दिया है, x1 प्रोडक्ट के लिए टाइम x1, x2 नंबर ऑफ x2 प्रोडक्ट के लिए टाइम x2 और मैक्सिमम टाइम आपका 400 था। तो या तो ये टाइम आपका 400 होगा या 400 से कम होगा। अगर कम है तो इनइक्वलिटी है और इक्वल है तो इक्वलिटी है।
सेम प्रोसीजर से जी मशीन के ऊपर आ जाओ। जी मशीन के ऊपर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है आपकी, वो है 2 मिनट की। 2 मिनट रिक्वायरमेंट है इसको एक प्रोडक्ट के लिए, और ए टाइप के प्रोडक्ट है तो आपके पास x1 है, और एक के लिए रिक्वायरमेंट 2 की है, 2 मिनट की, तो x1 के लिए कितनी होगी, 2x1 की। सेम प्रोसीजर से बी टाइप के प्रोडक्ट आपके पास x2 है, और एक प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट 1 मिनट की है, तो x2 के लिए कितनी होगी, x2 मिनट की प्लस x2, और इसमें 10 घंटे ही आपके पास अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब ये जो टोटल टाइम है या तो 10 घंटे होगा या 10 घंटे से कम ही होगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो आपकी एच मशीन के ऊपर अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो लेस देन और इक्वल टू 400 सॉरी ये आपके 10 हावर है। 10 हावर को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 600 मिनट आएंगे आपके पास। तो ये आपके पास 600 मिनट आ गई, ये हो गया जी। अब क्या है, जो प्रॉफिट है ए प्रोडक्ट का वो कितना है, 2 रुपए है एक प्रोडक्ट के ऊपर, और प्रोडक्ट ए टाइप के प्रोडक्ट हमने x1 कंसीडर किए हैं, तो x1 के ऊपर जो प्रॉफिट आपका आएगा वो 2 इंटू x1 आ जाएगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट 2 रुपए है, तो x1 के ऊपर 2x1। तो यहां पे प्रॉफिट लिख लेते हैं, और प्रॉफिट को हम Z1 से डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। ये आ गया आपके पास 2x1, क्योंकि एक के लिए 2 था, x1 के लिए 2x1 आ गया। अब बी टाइप का जो प्रोडक्ट है, एक का प्रॉफिट आपका 3 रुपए है, तो x2 टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, x2 के लिए 3x2 आ गया, 3x2 ये आ गया आपके पास। अब ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये, और एक वो प्रॉफिट की आ गई। अब जो आपके x1 और x2 है ना, जो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट है टाइप ए के, ये अब देखो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके 0 से तो बड़े होंगे, या तो कोई प्रोडक्ट होगा ही नहीं, या फिर होंगे तो नंबर उनके जो है वो 0 से बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है x1 है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और x2 भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये तो होंगे तो पॉजिटिव आ गया, अगर नहीं होंगे तो है नहीं, तो 0 के बराबर आ गया। तो ये हमने फॉर्मुलेशन करनी थी यहां से, ये वाली। अब इसके अंदर जो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आई है, इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट, ये 2 इक्वेशन, और एक ये तीनों है आपकी सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट था ना, वहां से जो टर्में निकल के आई हैं ये आपके सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट हो गई, और जो प्रॉफिट वाली जेड टर्म है इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं हम। ये आपका जेड वाली टर्म ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गई, और ये सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट। अब ये तो अब आप निकाल लोगे कि एलपीपी के अंदर कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं ग्राफिकल मेथड से, वो देखना, वो करते हैं। साफ कर देता हूं मैं एक बार इसको, ध्यान से देखो सभी बच्चे। देखना, पहले आप ये इक्वेशन लिख लो, x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 400, ये आपने लिख लिया है। आप इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे
और उस टेबल के अंदर आप इसको इक्विलिटी लेके तब टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे, ग्राफ तब आएगा। और उस ग्राफ के अंदर जो आपका रिक्वायर्ड रीजन होगा वो आपकी इस इनइक्विलिटी से आएगा। पर ग्राफ आपका यहाँ पे जब इक्विलिटी लोगे तब बनेगा वो। देखना कैसे, आपने x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 400 ले लिया, x1 ये आ गया। टेबल बनाओ यहां से, ये आपके पास x1 है, ये x2 है। देखो जब आपके पास लीनियर इक्वेशन हो ना, केवल 2 पॉइंट को ही निकाल लो, 2 पॉइंट से आपका ग्राफ बन जाएगा। अब जैसे यहां पे x1 की जगह कोई वैल्यू पुट कर लो, देखो आप 0 ही पुट कर सकते हो। अगर x1 को 0 पुट किया तो x2 की वैल्यू आपकी 400 आ गई, ठीक है। कुछ भी पुट कर सकते हो आप। अगर आपने 100 पुट किया तो x2 की वैल्यू 300 आ गई, 200 पुट किया तो x2 की वैल्यू आपकी 200 आ गई। तो मान लिया हम 0 पुट करते हैं x1 की जगह, x1 की जगह 0 पुट किया तो x2 की वैल्यू आपकी 400 आ गई। और अगर आपने x2 को 0 पुट किया तो x1 की वैल्यू आपकी 400 आ गई। तो ये वैल्यू 0 और ये आपकी 400 आ गई। एक टेबल तो आपकी बन गई। दूसरी टेबल आपकी बनेगी इस फंक्शन से, ये क्या है, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 600। अब इक्विलिटी लेके हम इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और वहां से फिर ग्राफ बनाएंगे। 600 देखना, अगर हम यहां से x1 की वैल्यू सपोज करो 100 हमने ले ली है, अगर 100 लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 200 आ गई। अब ये 200 है, जब इस साइड जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, 600 माइनस 200 400 आ गया। इसका मतलब x2 की वैल्यू, अगर x1 की वैल्यू आप 100 लेते हो तो x2 की वैल्यू आपकी 400 आएगी। और देखो x1 ने x2 ले रखा तो इसको भी यहाँ पे x2 लेके चलो, ये x1 है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे अगर आपने मान लिया x2 को 0 ले लिया, x2 को अगर आपने लिया 0 तो 2x1 इज इक्वल टू 600 और 2 से ये 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड में हो गया। मतलब है आपका 2x1 इज इक्वल टू 600 ये आ गया जब x2 को 0 पुट किया, और x1 की वैल्यू आपकी आ गई 600 बाई 2 इज इक्वल टू 300। तो x1 इज इक्वल टू 300 ये आपका आ गया, यहां पे लिख दिया। और आपका जो x1 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y1 भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और यहां से जो आपका प्रॉफिट है z है आपके पास है 2x1 प्लस 3x2, ये है आपके पास। ये आपका जो आपके पास ये इक्वेशन आई है फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन आई है, और जो ये टर्म में है ये थर्ड, ये आपके सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट होती हैं। देखो ये और ये वाली सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट, और ये आपका जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है z आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। अब ध्यान से देखना, ग्राफ बनाएंगे यहां पे। $100, $200, $300, $400 और हाँ जी ठीक है 100, 200, 300 और ये 400। हमने ये पॉइंट ले लिए हैं। अब आप इसके अंदर देखना, इसके अंदर जो फर्स्ट है आपके पास जो फर्स्ट है इक्वेशन, उसके अंदर अगर x1 की वैल्यू 0 है तो y x2 की वैल्यू आपके पास 400 है,
x1 की वैल्यू, ये आप x1 लेके चल पड़ो, एक्सिस, और ये x2। अब देखो x1 0 आपका x2 एक्सिस के ऊपर होता है, क्योंकि यहां पे आपका x1 0 होता है। अब ये कह रहा है x1 0 तो x2 400, मतलब ये पॉइंट आपका आ गया। अब अगर x2 0 है तो x1 400 है, तो x2 0 x1 एक्सिस के ऊपर होता है 400। ये आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए, इनको ज्वाइन कर दो, ये आपने ज्वाइन कर दिए, ये आ गया। अब आप ये देखो कि आपका रीजन इस साइड का आता है या आपका रीजन उस साइड का आता है, अब आपने ये देखना है। तो देखो आपके पास इनइक्वलिटी है, मैंने आपको बताया था कि जो रीजन की रिक्वायरमेंट है ना जिसकी, वो कहां से आएगा, वो इस इनइक्वलिटी से आएगा। आप कोई भी पॉइंट यहां पे पुट करके देख लो, मान लिया कि आपने x1 और x2 की जगह 0 0 पुट किया, ओरिजिन पुट किया, तो x1 0 प्लस x2 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 40 होता है क्या? क्या आपका 0 लेस देन आपका 400 होता है क्या? अगर जिस पॉइंट को यहां पे पुट करने से आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उसी पॉइंट की तरफ का आपके पास रीजन आता है। अब जैसे 0 0 आपने पुट किया, 0 400 से कम होता है, तो ये 0 की तरफ का पोर्शन आएगा, क्योंकि 0 के ऊपर कंडीशन ट्रू है, इसकी तरफ ऐसे आ गया। अब देखो मैंने तो यहां पे 0 लिया है, क्या आपका 0 ना हो, आप 0 ना लो, कोई और पॉइंट लेके चल पड़ो। मान लिया आपने यहां पे 200 और 200 ले लिया है, 200 तो देखो इस लाइन पे ही लाई करेगा, कोई और पॉइंट लेके चल पड़ो आप। जैसे 300 और 300 ले लिया आपने, इसको भी 300 ले लिया और इसको भी 300, तो 300 प्लस 300 600, 600 क्या आपका 400 से कम होता है क्या? 600 आपका 400 से कम होता है क्या? नहीं होता, गलत है ये। इसका मतलब जहां पे आपका 300 पॉइंट आएगा ना, उसकी तरफ का रीजन नहीं आएगा। देखना जैसे 300 का ये पॉइंट आता है, यहां पे जो ना आपका ये 300 x1 के लॉन्ग और 300 y के लॉन्ग, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए आपका इस तरफ का रीजन नहीं आएगा, इसके अपोजिट तरफ का रीजन आएगा। तो इस लाइन के अपोजिट का यही आ गया। तो आप वहां पे कोई भी पॉइंट पुट करके देख सकते हो। हमने ओरिजिन लिया है, बेस्ट तो आपका ओरिजिन ही होता है, पर कई बार जो आपकी लाइन है वो ओरिजिन के अंदर से निकल जाती है, तब हम पॉइंट कोई दूसरा लेके देख लेते हैं। यहां का पॉइंट लेंगे, अगर ट्रू है तो इस साइड का आ जाएगा, फॉल्स है तो इस साइड का आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं, देखना। नेक्स्ट है आपके पास x1 को अगर 100 लेते हो तो x2 की वैल्यू आपके पास 400 है। x1 100 आपका यहां पे और x2 400 यहां पे है, मतलब इस तरीके से ये पॉइंट आपके पास x1 100 है और ये 400 है। नेक्स्ट ये 300 और 0, x1 की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 0, x2 की सॉरी ये आपके पास x2 है, x1 की वैल्यू 300 है, x2 की 0 है, तो x1 की 300 तो x2 के ऊपर होगी और ये 0, ये आ गया। मतलब आपका रीजन ये आपके पास ग्राफ बन गया, इस तरीके से जाएगा आपका ग्राफ। अब आप ये देखो कि रीजन आपका किस तरफ का है। रीजन आपका ये 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 600 है, तो यहां पे 0 0 पुट करके देखना, x1 की जगह 0 और x2 की जगह 0, तो ये 0 प्लस 0 0 लेस देन 600 होता है क्या? क्या 0 आपका 600 से कम होता है क्या? यस, ट्रू है तो 0 0 की तरफ का पोर्शन आएगा, इस तरीके यहां पे है 0 0, ये पोर्शन आएगा। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास कॉमन रीजन कौन सा है? कॉमन रीजन आपके पास बच्चों ये आ गया, ये वाला। क्यों? देखो अगर आप इसकी बात करते हो, ये इस लाइन के लॉन्ग तो आ गया पर इसके लॉन्ग तो नहीं आया। इस रीजन की बात करते हो, ये इस लाइन के लॉन्ग तो आ गया ये, पर इसके लॉन्ग नहीं आया। कॉमन रीजन आपके पास जस्ट इतना आया है, ये वाला, ये आपके पास कॉमन रीजन आया है। अब बात क्या है
जैसे मैंने आपको बताया था एलपीपी का यूज मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए यूज होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने जो बाउंडेड पोर्शन जो आपका ये आया है ना, इसके सारे बाउंड्री पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इसका एक तो ये पॉइंट है, इसका तो हमें पता है क्या पॉइंट है, ये है आपका जो है 0 400, ये आपके पास पॉइंट है। ये पॉइंट आपके पास कितना है, ये आपके पास है 300 0, ये 300 है और 0 है। ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है 0 0। हमने ये पॉइंट और निकालना पड़ेगा। यहां पे अगर आप ध्यान दो तो ये पॉइंट आपका इस लाइन और इस लाइन के कोरस्पोंडिंग आया है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से आया है। तो इन दोनों लाइन को अगर सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये कौन कौन सी लाइनें हैं आपकी, एक लाइन तो ये है x1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 400, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 400। और दूसरी क्या है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 600, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 600। इससे आप सोल्व कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दो, इसके अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट करवा लो, क्या आएगा, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि ये प्लस का था सब्ट्रैक्ट करवाएंगे माइनस का होगा, ये प्लस का था ये भी माइनस का होगा, ये प्लस का था ये भी माइनस का आपका हो गया। इसके अंदर से ये आपका कैंसिल आउट, x1 माइनस के 2x2 तो माइनस x1 आ गया, इज इक्वल टू 400 प्लस का और 600 माइनस का है तो माइनस के 200 आपके पास आ गया। x1 की वैल्यू आपके पास माइनस x1 की वैल्यू माइनस के 200 आ गई। तो अब ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x1 की वैल्यू आपके पास 200 आ गई। अगर यहां से आपके पास x1 की वैल्यू 200 आ गई तो इस x1 की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके x2 की निकाल लो। जैसे फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, x1 प्लस के x2 इज इक्वल टू 400 है, तो देखो x1 प्लस के x2 इज इक्वल टू 400, मैंने ये इक्वेशन पुट कर ली और x1 की वैल्यू पुट करके x2 की निकालता हूं मैं, x2 की आ गई आपकी 400 माइनस के 200 जो कि x2 इज इक्वल टू 200। इसका मतलब है जो आपका ये पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये आपका 200 ये पॉइंट है आपके पास। तो ये आपके पास 1 2 3 और ये 4 पॉइंट आ गए। आप इनके ऊपर ये चेक करो कि आपकी z की वैल्यू क्या आती है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, इनकी वैल्यू देखो क्या आती है। लिखते हैं z इज इक्वल टू 2x1 प्लस के 3x2, हमने z लिख दिया है। z एक्चुअल में प्रॉफिट है और यहां से हम वो निकाल लेंगे कि x1 की वैल्यू कितनी ले, कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए कितने ले और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइप बी कितने हम ले कि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए। तो ये देखें कि इन किन पॉइंट्स के ऊपर z जो कि प्रॉफिट है मैक्सिमम वैल्यू आती है, ये चेक करते हैं। तो देखना x1 की जगह 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 प्लस के 3 इंटू 400 आपके पास ये तो 0 आ गया और ये 4 3 1200 आ गया। इसके ऊपर चेक करते हैं 2 इंटू 300 और प्लस का 3 इंटू 0, ये आपके पास 600 आ गया, 3 2 6 और ये 0 हो गया। ये पुट करते हैं 0 0 तो 2 इंटू 0 प्लस के 3 इंटू 0 आपके पास 0 0 आ गया, इतना तो आ गया। अब यहां पर हम ये पॉइंट पुट करते हैं z1 के अंदर, क्या आएगा देखना, z1 के 2 इंटू 200 प्लस के 3 इंटू x2 की वैल्यू 200 है, 3 इंटू 200 ये आ गया आपके पास 2 2 400 प्लस के 3 2 600 इज इक्वल टू 1000, ये वैल्यू आ गई। तो आप ये देखो कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो रहा है, किसके ऊपर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई है, इन
चारों के अंदर आपकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1200 है ना, तो 1200 किस पॉइंट के ऊपर आई है? 0, 400 के ऊपर। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ए टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो 0 हो और एक जो बी टाइप के प्रोडक्ट है वो अगर आपके पास 400 होंगे ना, तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से हमने इन सम को करना था। बड़े इंपॉर्टेंट सम है। ग्राफिकल मेथड से हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व किया है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, कोई डाउट आती है, क्वेरी आती है, मेरे से डिस्कस करो। थैंक यू।